आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कि कक्षा 10 का जो एग्जाम होने वाला है उसके हम लोग सिर्फ फार्मूला लगाओगे और आंसर उसके बनाओगे, यानी कि फार्मूला लगाओ और आंसर बनाओ। ठीक है, हम लोग ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला विद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के देखेंगे कि आपके कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी है सारे कैसे बनेंगे। ठीक है, फार्मूला लगाओगे और बन जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, वीडियो के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल से सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या 1.1 से 1.4 में जितने भी फॉर्मूले हैं और उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि दो संख्या को गुणनफल आप लोग जानते हैं एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। पहली संख्या यदि दिया रहे, यानी कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, दो संख्या मतलब क्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ मतलब मौसा हो गया, एलसीएम मतलब लॉसा हो गया। ठीक है, आप समझते हैं इसको कि पहली संख्या यदि निकालने कहा जाए, ठीक है, आपका दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और आपको कहा जाए कि पहली संख्या निकालिए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ जितना दिया रहेगा, मान लिया 2 दिया है और कितना दिया है, और एलसीएम मान लिया कि 3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी संख्या कितना दिया है कि दिया है आपका 2। ठीक है, कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो आपका देखिए 2 3 6 हो गए, 2 2 कट गए तो मतलब 3 निकल गया ना, यानी कि पहली संख्या आप लोग या दूसरी संख्या किसी भी रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यानी कि आप लोग जानिएगा कि दो क्रमिक संख्या यानी कि दो लगातार क्रमांक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा एक होता है। ठीक है, एचसीएफ में यानी कि मौसो जैसे 3, 2 या 3 का मौसो निकालेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और 1 से लास्ट में 1 से भगा देंगे। ठीक है, यानी कि 2 कट जाएगा 2 बार में, लास्ट में देखिए कितना उस बार में चला है, या लास्ट में 1 से चल रहा है तो ये मौसम कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया ना, यानी कि मौसम कितना हो जाएगा उसका 1, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, एच, ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया ना, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो किसी भी दो क्रमांक जो संख्या होती है उसका क्या होता है, जो लगातार क्रमांक संख्याओं का एचसीएफ जो हमेशा मौसम जो होता है 1 होता है, याद रखिएगा। देखिएगा अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या आप लोग याद कीजिए कि आप लोग क्या समझे थे। ठीक है, जब छोटे थे तब। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है, गुना भागफल होता है, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ये तो याद है। यानी कि भाज्य को कहते हैं ए, भाजक को बी, और भागफल को क्या कहते हैं Q, और शेषफल को क्या कहते हैं R। ठीक, याद रखिए। भाज्य को क्या कहते हैं A, क्या कहते हैं A, भाज्य को A, भाजक को B, और भागफल को क्या कहते हैं Q, और शेषफल को R कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है तब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्या जा सकता है कि शेषफल कितना निकले, r निकले, क्या निकले, r निकले, और प्राप्त हो जो b से छोटा हो, यानी कि जो b से क्या होगा वो b क्या है, अभी बताए थे b क्या है, यानी भाजक से r जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, इससे हर बार प्रश्न आएंगे कि 0 से बड़ा होता है क्या, R। ठीक है, R बड़ा या बराबर। ठीक है, 0 से क्या होता है, R बड़ा या बराबर, और R से बड़ा होता है हमेशा याद रखिएगा B। आपको ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई आप लोग देख लीजिएगा जाकर कल के एग्जाम में। यानी कि देखिए, आप देखिए यहाँ पर कि क्या है कि यहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल होता है। देखिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये एचसीएफ ज्ञात करने की, दो धनात्मक पूर्णांकों की एचसीएफ ज्ञात करने की क्या है, तकनीक है, या क्या है, विधि है। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है वो एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने की क्या है, एक विधि है। देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज याद रखिएगा और कि जो एचसीएफ होता है वो छोटे क्या होता है, छोटी घात का, हमेशा छोटी घात का क्या होता है, ये छोटी घात का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि देखिएगा एचसीएफ जो निकालते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, वो जैसे मान लिए कि ठीक है 6 लिए और 8 ले लिए, ठीक,
इसमें देखिए 2 3 चला, इसमें 2 4 2 2, इसकी 6 और 8 के बीच एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए जो क्या यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना है 1 2 3 2 है ना। तो एक के यहाँ पर 2 के पावर 1, यहाँ के पर भी 2 पावर 1, यहाँ के 2 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 ही हुआ। ठीक है, यानी कि जो कम घात होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं एचसीएफ मानते हैं। और एलसीएम में क्या होता है जो सबसे बड़े घात वाले को क्या कहते हैं उसको एलसीएम कहते हैं। यानी कि क्या होगा यहाँ पर 2 का क्यू इंटू 3। ठीक है, इसमें जो होगा वो बड़ी घात वाला क्या होता है, हमेशा गुणनखंड जो होता है उसमें अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो होता है बड़ी घात वाला याद रखिएगा। ठीक है, एलसीएम में नेक्स्ट क्या होता है आप लोग अभी समझे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है। एचसीएफ मान लिए ए बी, कोई भी संख्या ए बी है और कोई भी संख्या एलसीएम ए बी है, मतलब एचसीएफ को 2 संख्या दिया है। ठीक है, ए और बी, तो एचसीएफ क्या है और एलसीएम का गुणनफल हमेशा क्या होता है, यानी कि ए इंटू बी, मतलब 2 संख्या को गुणनफल होता है। ठीक है, एचसीएफ इंटू अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर पाई वाला, ठीक है, परिमेय संख्या वाला देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है कि वो भिन्न संख्या जिसका p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, उसे क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या यानी कि क्या कहते हैं कि p बटे क्यू के रूप में नहीं हो सकता, यानी कि उसे नहीं लिख सकते, उसे क्या है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √15 पाई माइनस √2 बटे 3, यहाँ पर 0.111 यहाँ पर चली जा रहा है, तो क्या है ये सब अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या मान लिया 25 बोला गया है, 25 क्या परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसमें 5 निकल जा रहा है, तो यह परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए अब आपका एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर पूछा कि अपरिमेय संख्या नहीं है, साफ साफ देखिए, यानी कि देखिए 1 से 21 का जब हम लोग करेंगे तो 11 गुना 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा 11 आ रहा है, यानी कि 11 तो परिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पर परिमेय संख्या कौन वाला नहीं है, तो डी वाला नहीं है, बाकी सब क्या √10 है, √24 है और 35 है, यानी कि है और नहीं है कौन वाला है। तो इसमें हम लोग परिमेय संख्या को भी समझ लिए और परिमेय संख्या को भी समझ लिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग सब जितना भी है ना जी। देखिए अब ये इसको देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। देखिए इसको इस तरह का आपको अभाज्य गुणनखंड को गुना करने के लिए देगा तो ये आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही जो क्वेश्चन बोल रहे थे कि एक मौसा दिया है, यानी एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम दिया है 60, तो एक दूसरी संख्या दिया है 20, तो इसका पहली संख्या क्या होगा। अभी हम लोग पहली संख्या बराबर क्या पढ़े कि पहली संख्या बराबर, देखिए अभी हम लोग पढ़े कि पहली संख्या जब निकालने कहा गया है तब एचसीएफ गुना क्या होगा एलसीएम होगा, बट्टे क्या होगा, तो बट्टे आपका हो जाएगा जो दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या दिया है दूसरी संख्या, तो यहाँ पर क्या है एचसीएफ कितना है 2 है, यानी कि मौसो कितना 2 और एलसीएम कितना है लॉसो कितना है तो 60, इसका बट्टे कितना 20, तो 20 से कट गया 0 0 कट गया ना, 2 कट गया तो कितना बचा 6 बचा, तो 6 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा 6, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आंसर 6 है भाई, तो कैसे आ गया। तो आप लोग पहली संख्या या दूसरी संख्या जो कुछ भी दिया रहा है आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। और अब हम लोग समझते हैं दशमलव प्रसार शांत या अशांत। ठीक है, कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती होता है। ठीक है, जब मतलब बार बार आता है तो उसे अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, यानी कि 17/8 है, यहाँ पर देखिए ये देखिए खत्म हो गया, भागा करने से क्या होगा 2.125 यानी 8 से जब 17 को भागा दे रहे हैं हम लोग तो 2.125 आ रहा है। ठीक है, अब ये नहीं चल रहा है। ठीक, लेकिन इसी को देखिए 11 से जब 4 को भागा दे रहे हैं तो इसका देखिए आ ही रहा है, तो यह हो गया अनावसानी आवर्ती। ठीक है, यानी पुनरावृत्ति, अनावसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये अनावसानी पुनरावृत्ति हो गया, यानी कि अशांत है। जो अशांत हो गया मतलब वो शांत नहीं है, देखिए शांत है, ये शांत हो गया मतलब इसका और विभाजित नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा वो क्या हो गया अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अब 2 पॉइंट से, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट से हम लोग देखने वाले हैं, जितने भी 2 पॉइंट से हैं सारे के सारे द्विघात बहुपद को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्वेश्चन आता है, इसमें आप लोग आसानी से बना पाएंगे। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, ठीक है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, या आपको हो सकता है पी वाई के शून्यांकों की संख्या। तो ज़्यादातर पूछा जाता है पी एक्स वाला ही, ठीक है, आपको पी एक्स ही करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर है। यहाँ पर जितना बार एक्स को काटा है यानी कि वो पी एक्स, यहाँ पर कितना बार काटा है, तो पी यहाँ पर कितना बार शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 नंबर में, इसको देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए एक बार कटा है तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तो यहाँ पर देखिए कितना बार कट रहा है, यहाँ पर 1 बार कट रहा है, यहाँ पर 1 बार कट रहा है, तो यहाँ पर कितना बार हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 2, क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 2। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कितना बार, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 3 बार क्रॉस क्या है, तो शून्यांकों की संख्या 3 होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए 1 बार कटा है, यहाँ पर कितना कटा है, देखिए यहाँ पर जो है 5 नंबर, आप लोग इसी तरह से देखा, यहाँ पर देखिए टच करके गया है, 1 ही बार गया है ना, यानी कि 1 बार होगा, यहाँ पर भी 1 बार होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 1 बार होगा, ठीक है। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यानी कि 4 बार होगा, ठीक है। यानी कि आप लोग को इस बहुत ही आसान ये वाला आएगा, आप लोग को एकदम नहीं छूटना चाहिए वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग द्विघात बहुपद की ओर आ जाते हैं। यानी कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये जो होता है द्विघात बहुपद। तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद से हम शून्यांक क्या है, तब शून्यांक क्या है कि मान लिए क्या है, देखिए आप देख जो हम लोग मान निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, थोड़ा सा इसको कलम को थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, मान निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं, ठीक है, x का मान और जो होता है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 10, यानी कि अब देखिए यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 5x और 2x यानी कि 10x स्क्वायर चला जाएगा ना, एक्स स्क्वायर और 10, तो 10x स्क्वायर, तो नीचे बीच वाला को क्या तोड़ दिए कि 5x प्लस 2x में, ठीक है, यानी कि x प्लस, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों में क्या x प्लस 5 और x यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2 था प्लस 2, यानी कि x प्लस 5 और x प्लस 2। और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, x पहले x प्लस 5 को लेंगे, x प्लस जो 5 है, देखिए x प्लस जो 5 आ गया, ठीक है, और x माइनस कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या, x बराबर x प्लस 5 बराबर जी, एक शून्यांक निकाल रहे, x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया, -5, यानी कि यही जो है ना, यही क्या है, शून्यांक है, ठीक है। और x प्लस 2 का भी निकालेंगे, x प्लस 2 पर 0, तो x बराबर क्या है, -2 आ गया, तो यही सब क्या है, ठीक है, यही सब मतलब x का जो मान है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, अल्फा, और इसको क्या कहते हैं, बीटा, ठीक है। क्या कहते हैं, शून्यांक जो है ना, वही जो x का मान 5 आया था और x का मान क्या आया था, 2 -5 आया था, -2 आया था, यानी कि यही सब क्या है, ये शून्यांक है, यानी कि अल्फा और बीटा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं कि शून्यांकों का योग, यानी कि शून्यांक, अब देखिए शून्यांकों का योग निकालने का चाहते हैं, जो 5 जो आया था ना, क्या आया था हम लोग का कि -5 और -2, ठीक है, आया था, उसका योग -b/a। तो b देखिए जो भी उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था, इसमें x के साथ कुछ गुना नहीं थे, 1 है, तो a हो गया एक क्या हो गया, 1, ठीक है, और b क्या हो गया, तो 7, और c क्या हो गया, 10, ठीक है। यानी कि यही इसका a -b/a मतलब क्या होगा, 7 मतलब क्या, एक कि शून्यांक का योग आराम से निकाल लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। शून्यांक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और c/a होता है, ठीक है, इसका आराम से निकल पाइएगा। देखिए अब 3.1 से 3.6 के बीच हम लोग जाते हैं। चलिए देखिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, ठीक है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक, एक यह हो गया चर और एक यह हो गया, ठीक है, समीकरण, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि एक ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर एक्स भी और वाई भी दो चर है, यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। यह क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें जो था आपको लोग देखे a1 x, ठीक है, तो उसके बाद क्या देखें प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 देखें, ठीक है, बराबर क्या देखें 0, और एक देखें क्या a2, ठीक है, a2x प्लस b2 क्या y प्लस c2, यानी कि बराबर 0, यानी कि a1/a2 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ a1 बाई क्या है a2 होता है, b1/b2 होता है, c1/c2 होता है, ठीक है। यानी कि आप देखिए इससे आपको जो है ना बहुत ही आसानी से आपका जितने भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछेंगे यह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई इस तरह का समीकरण है, मान लिया कोई समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण है, तो a1/a2 और b1/b2 c1/c2 का मान निकालिए पहले। तो ये a1 अभी क्या जो x के साथ है वो a1 हो गया, तो y के साथ है वो b हो गया, और जो c के साथ है मतलब यहाँ पर जैसे -20 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है, तो सब क्या हो गया c हो गया। यहाँ पर देखिए -9 है, ये c है, इसमें -18 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर c नहीं तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, c कितना है 0 है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है a1/a2 निकलना है पहले आपको, b1/b2 निकलना है, c1/c2 निकलना है। अब देखिए जब इसका क्या होता है ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो अनुपातों की तुलना a1/a2 जब भी होगा, ठीक है, a1/a2 जब भी होगा और नॉट इजिकल टू क्या होगा b1/b2, ठीक है, b1/b2, तब आपको सीधे आपको क्या मारना है ग्राफीय जो रूप होगा उसका निरूपण होगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद रेखाएं होगा, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, ठीक है। यानी कि वो केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय, ठीक है, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय यानी बीजगणितीय रूप निरूपण क्या हो जाएगा उसका केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। इसको करना है आपको। नेक्स्ट क्या है, जब क्या हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, तो तीनों जब बराबर होता है तो समपाती रेखाएं होते हैं, यानी कि समपाती रेखाएं होते हैं, ठीक है। समपाती रेखाएं कैसे होते हैं, ठीक है, समपाती रेखाएं होते हैं, ठीक है, क्या होता है समपाती रेखा होता है, ठीक है। यह अपरिमित रूप से क्या होता है जब बराबर हो जाए तीनों का मान, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का मान जब बराबर हो जाता है तो अपरिमित रूप से क्या होता है अनेक हल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जो इसमें क्या होता है अविरोधी होता है, ठीक है, अविरोधी होती है। इसमें क्या होता है जो आश्रित होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है आश्रित होते हैं, और इसमें क्या होता है विरोधी होती है। समांतर रेखा में क्या होती है विरोधी होती है, ठीक है। तो इसमें समांतर रेखा में कैसे होता है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 आपका मिल रहा है, लेकिन c1 नॉट इक्वल टू, यानी कि c1/c2 के साथ नहीं मैच कर रहा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा कोई हल नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर अब आप लोग उदाहरण से समझते हैं, 1/3 आ गया और b1/b2 कितना -2/4, यानी कि पहले ही क्या हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या हो गया ये इसकी रेखा कैसे बनेगी तो प्रतिच्छेद रेखाएं बनेगी, ठीक है। और ये क्या केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और अब देखिए 2/4 3/6 9/18, यानी कि इसमें क्या देखिए इसमें क्या है, इसको काट देंगे तो सब में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं, सब में 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसमें जब इसको 2/4 को काट देंगे तो 1/2, इसमें भी काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब सब में क्या आ रहा है 1/2, यानी कि इसमें बराबर आ रहा है सब में, ठीक है। ये समपाती रेखा होगा और अपरिमित रूप से अनेक होगा, और वो क्या होगा आश्रित होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या है कि 1/2 2/4, यानी कि इसमें भी काट देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यह जो a1/a2 बराबर b1/b2 जब होता है और नॉट इक्वल टू c2 होता है c1/c2, तब वो समांतर होता है और कोई हल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है आपका इस तरह से, ठीक है। तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u जो 2 पॉइंट से है कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यांक निकालिए। तो शून्यांक निकालते हैं कैसे, देखिए पहले क्या कीजिए कि इसको क्या कीजिए 4u का स्क्वायर प्लस 8u है कि नहीं। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिए, ठीक है, u भी कॉमन है तो u भी कॉमन ले लिए, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पर u प्लस 8 बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4u, अब शून्यांक 4u बराबर मान लिया कि
पी यू, ठीक है। पी यू बराबर क्या होता है, पी यू बराबर यह दिया हुआ है कि 4u² + 8u, तो पी यू का मान रख लेते हैं हम लोग 0, क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर 4u बराबर 0, ठीक है। तो यानी कि u बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। u बराबर क्या निकल गया 0 निकल गया, और एक का निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि बचा था क्या हम लोग का 4u, यहाँ पर 4u + 8, यानी कि 4u प्लस क्या बचा था हम लोग को 4u + 8 बचा था ना, 4u + 8 बचा था, तो यानी कि बराबर 0 हम लोग अभी समझे ना, या पी या यू बराबर क्या होता है u 4u का स्क्वायर 4u का स्क्वायर + 8u, तो पी यू का मान क्या लिए 0 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4u + 8 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो फिर इसको जैसे ही करेंगे 4u जो हो जाएगा -8 हो जाएगा, u बराबर क्या होगा 4 दूनी 8, यानी कि -2 निकल जाएगा ना, यानी कि क्या हो गया -2, यानी कि 0 पहले u का मान आया था 0 शून्यांक आया था, और u बराबर -2, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में 0 है, और 3 नंबर में क्या -2 है, यानी कि 1 और 3 होगा, ठीक है। अब देखिए उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 है, a2x + b2y + c1 बराबर 0 है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 हो तो निम्न से कथन सही है। तो अभी हम लोग पढ़े तो क्या हो जाएगा, यह अनेक हल होंगे, यानी कि हम लोग देखिए पढ़े हम लोग कि अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि उसमें अनेक हल है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल पढ़े ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आपको बताना है, ठीक है। 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0, तो इसका a1/a2 निकालिएगा आप लोग, b1/b2 निकालिएगा आप लोग, c1/c2 निकालिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा 9 नंबर का, ठीक है। द्विघात बहुपद में चलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए ax² + bx + c = 0, यह क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। इसका मूल यदि सूत्र द्विघाती सूत्र बोला जाए तो क्या होता है -b, ठीक है, ± √b² - 4ac/2, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको किसने दिया, श्रीधराचार्य ने दिया है, ठीक है। इसको प्रतिपादित किसने किया था, श्रीधराचार्य ने, ठीक है। इसका अधिकतम घात कितना हो सकता है 2 हो सकता है, देखिए 2 ही है ना, अधिकतम घात कितना हो सकता है द्विघात, मतलब 2 ही हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए पहले जो द्विघात समीकरण क्या है, जब कोई द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है तब उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जब कोई बहुपद 0 के बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट यह है कि ax² + bx + c बराबर 0 होगा, तो यह क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि a यानी कि a का मान कितना है, a बराबर क्या है x² है, b बराबर x² का गुणांक है, मतलब इसके साथ क्या गुना है, ठीक है। b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, c स्थिर पद है, ठीक है। c क्या है स्थिर पद है, ठीक। यहाँ पर याद रखिएगा x किसका गुणांक है तो b है, x का गुणांक क्या है b, x² का गुणांक क्या है तो a है, और c क्या स्थिर पद है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, देखिए d मतलब क्या विवेक्तर या विवेचक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखे थे ना, क्या लिखे थे कि इसमें देखिए और ऑप्शन में आपको आ सकता है, देखिए ऑप्शन में आपका आ सकता है इसमें कि -b ± √d। अब देखिए यह भी आ सकता है क्योंकि मूल ज्ञात करने का ये भी क्या है फॉर्मूला d, यहाँ पर b जो b² विवेचक जो होता है d बराबर b² - 4ac होता है, तो b² - 4ac निकालिए, तो उसके बाद d का पुट वैल्यू कर देंगे। यानी कि जो एक द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण मूल यदि निकलना है अल्फा और बीटा जो निकलना है वो अल्फा बराबर क्या होता है, देखिए एक होता है प्लस, अभी प्लस माइनस पढ़ रहे थे ना, -b + d/2a अल्फा का, और बीटा का क्या होता है -b - √d, ठीक है। √d क्या होता है d होता है, यानी कि /2a, बाय क्या होता है 2a, यानी कि यह हो गया आपका। इसमें अल्फा का जब भी पूछा जाएगा अल्फा बराबर -b + √d/2a, और बीटा बराबर -b - √d/2a होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए मूलों की प्रकृति क्या होती है, यदि d का मान 0 होगा तो वो क्या होगा वास्तविक एवं बराबर होगा, ठीक है। उसका अर्थात यानी कि अल्फा बराबर -b/2a हो जाएगा और बीटा बराबर -b/2a हो जाएगा, ठीक है। अब जब मूल की प्रकृति निकालेंगे तो, ठीक है। जब यदि 0 से बड़ा होगा,
यदि मूल की जो मूल है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -b√d/2a और बीटा हो जाएगा -b-√d/2a। डी यदि क्या है, बड़ा है, ठीक है, डी 0 से यदि छोटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा जब डी हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक भिन्न भिन्न हो जाएगा। और यदि डी क्या है, 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। जब जी जो 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक नहीं मूल, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। और यदि डी 0 से यदि बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 13 नंबर में ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी कि अभी हम लोग पढ़े जब 0 से d यानी कि b उसका -4ac क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। जब d 0 से जब बड़ा हो जाएगा d तब क्या होगा, भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा कि आपका इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। आपका और d निकालने का आ जाएगा, यानी कि अभी d निकालने के लिए आप b² - 4ac लगाइएगा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर इसका निकालिएगा 14 नंबर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कितना हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन का ऑप्शन दिख गया ना, चलिए नया देते हैं आप लोग को। इसमें ऑप्शन में क्या है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन वाला है कैसे जानेंगे, तो इसको बनाकर भेजिएगा, ठीक है, 11 नंबर वाला कि कौन वाला है, ठीक है, आप लोग को बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सेशन स्टडी। इसका हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। अभी कितना तक हुआ, 4 पॉइंट तक हुआ ना, 4 पॉइंट के सारे हम लोग प्रश्नों को देख लिए। अब हम लोग 5 पॉइंट को लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखते रहिए सेशन स्टडी। जय हिंद।